स्टूडेंट, कैसे हो? आज 26 मई 2020, डेज इज़ ट्यूसडे। मैं मधु मैम, हिंदी रीडर क्लास 6 में के लिए मैं हिंदी रीडर से लेसन 5 चैप्टर पढ़ाऊँगी, जिसका टॉपिक है नीलू। नीलू की कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने कहा है, इसका सारांश है, मनुष्य जिसके साथ रहता है उससे प्रेम व अपनत्व हो जाना स्वाभाविक है, चाहे कोई इंसान हो या पशु पक्षी। यदि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें तो भी वो सहृदयता तथा समझदारी का परिचय देते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस बात में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल, सरस तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। महात्मा गांधी का कहना है, एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इस पाठ में एक कुत्ते की कहानी है जो कि महादेवी वर्मा ने लिखी है, जिसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। नीलू की कथा उसकी माँ के कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ को लूसी के नाम से पुकारी जाती थी, जिस हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खरे कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषताएं देते थे। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। यह लूसी की माँ थी, जिसकी विशेषताएं बताई गई है, जिसकी चाल जो थी हिरनी के समान थी। उसकी शरीर पर काले भूरे पीले रंग के रोम के बने हुए केश थे और उसके कान जो थे एकदम खड़े खड़े थे। रोएदार पूंछ थी जो टखनों तक पीछे छूती थी और वह सारे कुत्तों से अलग ही थी। उत्तरायण में जब पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मारकर जाती थी, उस शीतकाल में वह रास्ता बर्फ़ से ढक जाता था। जब दुकान पर लोग को पहुंचने में असमर्थ होते थे, नहीं जा पाते थे, तो लोग लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ़ के मार्ग में बिना रुकावटों को पार कर वह दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए और सूची लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देते थे। लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग को पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी। गले में कपड़ा बांधते हुए वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती थी। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मित्रता हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उसमें से एक तो शीत ठंड के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसे गई, फिर लौट न सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति में सूंघने की शक्ति कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते जो हैं लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं, उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना
लूसी के सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा कुछ भी नहीं जानता था। जब बच्चे की आंखें खुली तो वह माँ के दूध के अभाव में शोर मचाने लगी। अब दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता। रजाई में वह माँ के पेट की उष्णता खोजता था, नहीं पाने पर रोता चिल्लाता था। अंत में उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के समीप सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लेना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना वो विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया। धूप पड़ने पर एक रंग की झलक मिलती थी, छाँव में दूसरे रंग की और दिए के उजाले में तीसरे रंग की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूँछ अल्सेशियन कुत्तों की पूँछ के समान सघन, रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। उसके पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव की भी विशेषता थी। ऊंची दीवारों को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। लेखिका का कहना है कि उसने अनेक कुत्ते देखे, लेकिन ये कुत्ते दैन्य से रहित थे जिसने वो नीलू में देखी। उसे प्रिय से प्रिय खाद्य पदार्थ भी अगर अवज्ञा से फेंक कर दिया जाता था तो वह देखता नहीं था। खाना तो दूर, उसे किसी बात पे झिड़क दिया जाता तो बिना मनाए मेरे सामने नहीं आता था। 12 वर्षों में उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा था। अगर कोई परिचित आ जाता था वह धीरे धीरे आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना देती थी। कुत्ते भाषा नहीं जानते थे, केवल ध्वनि पहचानते थे। अगर नीलू कहीं घूमते हुए यदि उसे कोई कह देता गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, तो वह विद्युत गति से चारदीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता था, और ऐसे खड़ा हो जाता था जब तक उसे जाने के लिए नहीं कहा जाता था। हिंसक और क्रोधी भूटिए बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया था। यह आश्चर्य का विषय था। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया जो थी तिनकों से घोंसला बनाती थी। मुझे उनके प्रेम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था, अतः कालांतर से उसमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। जैसे जैसे उसमें अंकुर जैसे पंख निकलने लगते थे, वे पक्षी शावक उड़ने की असफल प्रयास में रोशनदानों के नीचे गिरने लगते थे। नीलू सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उन दिनों उसके भय से भी कोई कुत्ता बिल्ला उन नादान उड़ने गिरने वाले को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को घोंसले में रखवाने के लिए उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक बहुत देर तक वह मुंह में दबाए खड़ा रहता था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। रात में कई बार पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के चक्कर लगाता रहता था। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक दिन खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के कंपाउंड में जा निकले। वहाँ पर एक बिल्ला के सरसराहट के पत्तियों के सरसराहट के सजग होकर चारदीवारी के पार देखा तो समझ गया कि खरगोशों को संकट है। वह कूदकर दूसरी ओर पहुंचा तो बिल्ला भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भींगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा।
सर्दी लगने से उसे निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन आदि लगाकर कष्ट झेलना पड़ा। वह कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो जाने से लेखिका को अस्पताल जाना पड़ा। संध्या तक वह उनकी प्रतीक्षा करते रहा और जब लोग कंबल, कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान लेकर अस्पताल जाने लगे तो पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। वह उदास देखकर हैरान था। जब 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया और मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। तब हर दूसरे दिन अस्पताल न जाने पर अनशन करने लगता था, इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मुझसे मिलने आ गया। डॉक्टर, नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू की 14 वर्षों का जीवन मिला और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं रहा। बच्चों, ये कहानी महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। इस कहानी को अगर बुक हो तो तुम पढ़ लेना और कहानी को समझ लेना।